लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्तब्धिका कि स्तब्धिका क्या होती है। देखिए, सकेंद्र कक्षा पर स्थित वह बिंदु जिससे ध्रुवांतर रेखा की लंबाई अधिकतम अथवा न्यूनतम हो स्तब्धिका बिंदु कहलाता है। कि जो मेरा कक्ष है सकेंद्र कक्ष, उस पर वो बिंदु जिसकी ध्रुवांतर रेखा से लंबाई या तो अधिकतम हो या फिर न्यूनतम हो, वो बिंदु क्या कहलाता है? स्तब्धिका बिंदु कहलाता है। जैसे ठीक है, ये मेरा सकेंद्र कक्ष हो गया है, ये मेरी ध्रुवांतर रेखा है। यहाँ पे ये कोई उपग्रह के ऊपर बात करी, ये मेरा सूरज है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए ई और 0। नाउ अब यहाँ अगर देखें तो मेरी इस बिंदु की यहाँ से जो दूरी है वो क्या है? कम है, और इससे बिंदु की दूरी क्या है? वो अधिकतम है। तो ये जो बिंदु कहलाता है, ये बिंदु क्या कहलाता है? स्तब्धिका बिंदु कहलाता है। क्लियर है ये चीज? तो मेरी सकेंद्र कक्षा में स्थित वह बिंदु जिसकी ध्रुवांतर रेखा से लंबाई या तो अधिकतम हो या न्यूनतम हो स्तब्धिका बिंदु कहलाता है। तो मेरा फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मेरा कक्ष है, ये मेरी ध्रुवांतर रेखा है, ये बिंदु है मेरा जिसे मैंने सूरज बोला हुआ है, ठीक है। इस बिंदु की ध्रुवांतर रेखा, इससे जो लंबाई है वो तो क्या है? कम होगी यहाँ तक, और इस बिंदु इस लंबाई होगी जो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो जो मेरा ये बिंदु है वो बिंदु क्या कहलाएगा? स्तब्धिका बिंदु कहलाएगा। ना अब बात कर रहे हैं कि लंबाई अधिकतम और न्यूनतम होती है। तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ ही लिया था समाकलन में कि लंबाई किसी भी वैल्यूज को अधिकतम और न्यूनतम फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? फर्स्ट डिफरेंशियल निकालते हैं और उसे 0 के बराबर रखते हैं। तो यानी मेरा dr ओवर, क्योंकि दूरी को r से डिनोट करते हो, तो यानी dr ओवर d थीटा क्या हो जाएगा? 0। चूंकि मेरा r किसके बराबर होता है? 1 u के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं dr ओवर d थीटा निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर du ओवर d थीटा इज इक्वल टू 0। यू स्क्वायर भी 0 में चला गया, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? du ओवर d थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेकिन पदिक रूप के समीकरण में 1/p स्क्वायर किसके बराबर है? u स्क्वायर प्लस du ओवर d थीटा का होल स्क्वायर। अब du ओवर d थीटा तो क्या हो गया? 0 हो गया है, यानी 1/p स्क्वायर किसके बराबर हो गया? u स्क्वायर के, यानी इसके बराबर हो गया 1/r स्क्वायर के, यानी p इज इक्वल टू r। क्या रिजल्ट मिला? ये इससे स्पष्ट है कि स्तब्धिका सकेंद्र कक्ष पर वह बिंदु है जब कोई कण ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में चल रहा होता है। जो ये P होता है, ये मैंने आपको वहां पे हमें पढ़ाया था कि किसी भी स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई जो लंबाई होती है उसे डिफाइन करता है लंबवत को। और ये किसके बराबर आया? R की जो मेरी क्या है? दूरी के है। तो यानी इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो मेरा स्तब्धिका है वो सकेंद्र कक्ष का वो बिंदु होगा जो कण, जब कोई कण ध्रुवांतर रेखा की क्या लंबवत दिशा में चल रहा होता है, क्योंकि जो P होती है वो स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई लंब रेखा की लंबाई होती है। क्लियर है ये चीज? तो यानी मेरा रिजल्ट ये होगा कि स्तब्धिका एक तो वो बिंदु होगा जिसकी ध्रुवांतर रेखा से जो दूरी होगी या तो अधिकतम हो या फिर न्यूनतम हो, और वह बिंदु है साथ में कि जब मेरा कोई भी कण ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में चल रहा होगा तो ये बिंदु। क्लियर है ये चीज ना। अब है स्तब्धिका दूरी क्या होती है? स्तब्धिका बिंदु से बल केंद्र या ध्रुव के बीच की दूरी स्तब्धिका दूरी कहलाती है। बल केंद्र यानी P या फिर ध्रुव के बीच की दूरी। मेरा कोई भी कक्ष है, अगर मैं इसको यहाँ पे कोई भी पॉइंट और डिफाइन कर देती हूँ कि ये मेरा ध्रुव है, तो जो मेरा स्तब्धिका बिंदु, यहाँ पे सिर्फ बनाया नहीं है, सब समझाने के लिए कि अगर यहाँ ध्रुव और डिफाइन करती हूँ, तो जैसे ये स्तब्धिका बिंदु था, तो इसकी इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? स्तब्धिका दूरी कहलाती है। यानी ये डेफिनेशन स्तब्धिका बिंदु पर डिफाइन है पहले तो आपको पहले स्तब्धिका बिंदु फाइंड करना है, और स्तब्धिका बिंदु की ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? स्तब्धिका दूरी कहलाती है। स्तब्धिका कोण, दो क्रमागत स्तब्धिका रेखाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है? स्तब्धिका। मेरे पास 2 स्तब्धिका रेखाएं हैं, ठीक है, यानी दो बिंदु डिफाइन होंगे जिसकी दूरी क्या होती है? अधिकतम और न्यूनतम होती है। उन दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण स्तब्धिका रेखाएं हैं, यानी वहां पर स्तब्धिका बिंदु उपस्थित होगा जिसकी ध्रुवांतर रेखा से लंबाई अधिकतम और न्यूनतम होती है। तो उन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण डिफाइन होगा वही कोण क्या कहलाता है? स्तब्धिका कोण कहलाता है। क्लियर है ना। उपसोर, ये देखिए
किसी सकेंद्र कक्षा का वह बिंदु जो बल केंद्र यानी ध्रुवांतर रेखा से न्यूनतम दूरी पर होता है उपसौर कहलाता है। यानी सकेंद्र कक्षा का वह बिंदु, स्तब्धिका बिंदु कि जिसकी ध्रुवांतर रेखा से जो लंबाई है वो क्या हो न्यूनतम होती है, वो उपसौर कहलाता है। और जिसकी ध्रुवांतर रेखा से लंबाई अधिकतम होती है वो अपसौर कहलाता है। उपसौर में तो ध्रुवांतर रेखा से लंबाई न्यूनतम होती है और अपसौर में ध्रुवांतर रेखा से लंबाई अधिकतम होती है, यानी बल केंद्र से। क्लियर है? ये मेरी कुछ डेफिनेशन थी जो हमने क्लियर कर ली है। अब हमारे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सब में एक ही फॉर्मूला लगकर क्वेश्चन सारे आपके जो एग्जाम्पल हैं जितने भी हैं वो मैं आपको आज सेंड करूंगी, क्वेश्चन मैं आपको कल सेंड करूंगी। जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो सिर्फ एक फॉर्मूला लग के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में तो मैंने वैल्यूज पूरी तरीके से क्लियर करके डिफाइन किए, बाकी के क्वेश्चंस में मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ जाएगी कि वो कैसे लिखी और कैसे नहीं। जब आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लोगे 2-3 तो वहां समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। एक m सहती का कण केंद्रीय आकर्षी बल m म्यू इंटू 5/r³ प्लस 8c²/r⁵ के अधीन गतिशील है। मेरा एक कण है जिसका द्रव्यमान m दिया हुआ है और उस m द्रव्यमान के कण का जो केंद्रीय बल है, ठीक है, m तो भार द्रव्यमान है, बल हो गया म्यू इंटू 5/r³ प्लस 8c²/r⁵, ठीक है। तो यानी जो मेरा कण m द्रव्यमान का कण है वो इस केंद्रीय बल के अधीन गतिशील है। केंद्रीय बल यानी कैपिटल P की वैल्यू है ये, और इसको स्तब्धिका जो c दूरी पर है से 3√μ/c वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है और इसे स्तब्धिका से, तो यानी इस बल केंद्र की जो स्तब्धिका से दूरी है r वो क्या है c है, और स्टार्टिंग में जो वेग है जिस वेग से आप फेंक रहे हो इसे कण को वो है 3√μ/c। हमें प्रूफ करना है कि जो मेरी सकेंद्र कक्षा है वो होगी r = c cos 2θ/3 और यह πc²/8√μ समय के पश्चात मूल बिंदु पर पहुंचती है। तो यानी मेरा एक m द्रव्यमान का कण है जिसका केंद्रीय बल तो ये दिया हुआ है, इसकी स्तब्धिका से जो दूरी है वो c है और इसे स्टार्टिंग में इस वेग से फेंका जाता है। क्लियर है? ये चीज दूरी आपको यानी r बराबर भी दी है, स्टार्टिंग का वेग दे दी। हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि जो r मेरा जो कक्ष होगा वो होगा r = c cos 2θ/3 और मुझे फिर टाइम भी प्रूफ करना है कि इतने समय के पश्चात जो मेरा कण है वो मूल बिंदु पर वापस आ जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नाउ हम सबसे पहले केंद्रीय आकर्षण बल लिखते हैं। देखिए आपको P दिया हुआ, m तो द्रव्यमान था इसलिए m इंक्लूड नहीं होगा, कहीं आप इसमें m भी साथ में लिख दें। P आपको दिया हुआ है P = μ इंटू 5/r³ प्लस 8c²/r⁵। चूंकि r किसके बराबर होता है 1/u के, तो पुट कर दीजिए μ इंटू 5u³ प्लस 8c²u⁵। सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण, सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण क्या होती है? P = h² इंटू u प्लस d²u/dθ² इज इक्वल टू μ इंटू 5u³ प्लस 8c²u⁵। यहाँ से u² कॉमन लोगे तो u² से u² कैंसिल आउट, आपको क्या मिलेगा h² इंटू u प्लस d²u/dθ² इज इक्वल टू μ इंटू 5u प्लस 8c²u³। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ 2 इंटू du/dθ से गुणा करके समाकलन करने पर, हम इसके दोनों तरफ क्या करें 2 du/dθ से गुणा कर रहे हो फिर समाकलन करें कीजिए। तो h², सबसे पहले इस u का लीजिए तो हो गया 2u du/dθ इंटू dθ, क्योंकि थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इससे तो हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस इसके लिए देखिए 2 du/dθ इंटू d²u/dθ² इंटू dθ इज इक्वल टू म्यू इंटू 5 इंटीग्रेशन ऑफ 2u du/dθ इंटू dθ प्लस 8c² इंटीग्रेशन ऑफ 2u³ du/dθ इंटू dθ प्लस c1, जहाँ c1 समाकल स्थिरांक है। यहाँ देखिए dθ से dθ कैंसिल आउट, आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 2u du प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ d/dθ du/dθ का होल स्क्वायर। जब आप इसका डिफरेंशियल वापस करोगे तो आपको यही वैल्यू वापस से फाइंड आउट होगी। म्यू 5 इंटू dθ से dθ कैंसिल आउट, ये आपको मिल गया 2u du प्लस 16c² इंटीग्रेशन u³ du प्लस में c1 कीजिए। इसका समाकलन क्या हो जाएगा u²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट यानी u² प्लस अवकलन और समाकलन का साइन कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा du/dθ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, इसका समाकलन होगा u²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट यानी 5u² प्लस
इसका समाकलन होगा यू स्क्वायर बाय 4, 4 से 16 कैंसिल आउट, यानी 4c² यू की पावर 4 प्लस में c1। नाउ ठीक है, आपकी बाकी की वैल्यूज मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ ये देखिए, क्योंकि हमें पता है वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, और 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर प्लस में डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, यही होती है यहाँ पर एच स्क्वायर। तो ये हो गया एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। मेरी जो ये इक्वेशंस थी इसमें भी सेम यही वैल्यूज है, यानी ये वैल्यूज किसके बराबर हो चुकी है, वी स्क्वायर के। तो यानी ये जो आपकी इक्वेशंस हैं वो क्या हो गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, म्यू इंटू 5 यू स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर यू की पावर 4 प्लस में c1। ठीक है, तो आपका जो मैंने डायरेक्ट काम किया है वो यहाँ तक होता है। यहाँ मैंने आपको एक एक स्टेप समझा दिया है, आगे के 1-2 क्वेश्चंस में भी स्टेप क्लियर, लेकिन उसके बाद मैंने ये लाइनिंग डायरेक्ट लिखी है कि आपने सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण ली और सकेंद्र कक्ष की इस लाइन के बाद कि 2 डी ओवर डी थीटा से गुणा करके समाकलन करने पर, इस लाइन के बाद मैंने ये लाइनें वहां पर एज इट इज लिख दिए डायरेक्ट, क्योंकि आप समाकलन करोगे आपको उस तरह की वैल्यूज मिलेगी, फिर वी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैंने आपके आगे के जितने भी आपको एक बार स्टेप करके आपको सोल्व करना है, मैंने आपको यहाँ पर स्टेप क्लियर कर दिए हैं। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने 2 डी और डी थीटा से गुणा करके समाकलन करने के बाद ये लाइनिंग एज इट लिखी है डायरेक्ट। और ये लाइन कैसे आई है, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में क्लियर होते जा रहे हैं। समाकलन कर रहे हो और वी स्क्वायर इसके बराबर होता है। आगे बस हम इतना। अब हमें दिया हुआ है कि जो मेरा कण वो स्तंभिका से कितनी दूरी पर है, सी दूरी पर, यानी आर बराबर क्या है, सी है। आर बराबर सी, और आर यानी 1 अपॉन म्यू, यू सॉरी 1 अपॉन यू किसके बराबर है, सी के। तो यू क्या हो गया 1 अपॉन सी। यहाँ सी कांस्टेंट है, अगर डी यू ओवर डी थीटा निकालती तो वो क्या आ जाएगा 0 आ गया डी यू ओवर डी थीटा ना। और आपको प्रारंभ में वेग क्या दिया हुआ है 3 रूट म्यू अपॉन में सी, इसी वेग से फेंका जा रहा है स्टार्टिंग में। समीकरण 1 में सारी वैल्यूज पुट कीजिए। वी स्क्वायर की तो हो गया 9 म्यू अपॉन में सी स्क्वायर। इसकी देखिए एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 0। ये तीनों वैल्यूज इसलिए साथ में लेके चल रहे हैं, एक साथ बराबर है, क्योंकि हमें यहाँ पे h और c1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो इसी तरीके से फाइंड होगी। आपके क्वेश्चंस में भी आगे इसी तरीके से फाइंड करनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए म्यू इंटू 5 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि एक सी स्क्वायर से ये सी की पावर 4 आएगा जो कैंसिल, प्लस में c1। तो ये स्टेप देखिए हो गया 9 म्यू अपॉन सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 म्यू अपॉन सी स्क्वायर प्लस में c1। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेप को साथ में लीजिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को जब आप दोनों को बराबर लोगे तो आपका एच स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल और एच स्क्वायर आपका आ गया है 9 म्यू। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेप को लीजिए, और आपको हर क्वेश्चन में जितने भी सोल्व किए मैंने इसी तरीके से सोल्व किया, इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट और थर्ड को जब आप लोगे तो 9 म्यू अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 म्यू अपॉन सी स्क्वायर प्लस में c1। 9 म्यू अपॉन इनसे कैंसिल और c1 क्या गया 0। h और c1 दोनों के मान हो गए, h और c1 के मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, और उसके बाद मैं सिर्फ ये 2 वैल्यूज ले रही हूँ। नाउ देखिए एच स्क्वायर का मान है 9 म्यू, पुट कर दीजिए। तो 9 म्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 5 यू स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर यू की पावर 4, और c1 0 हो चुका है। नाउ म्यू से म्यू कैंसिल आउट है, ये हो गया 9 यू स्क्वायर प्लस 9 डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यू स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर यू की पावर 4, यानी 9 डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इससे इधर लेके जाओगे तो माइनस का 9 यू स्क्वायर और प्लस के 5 यू स्क्वायर यानी माइनस के 4 यू स्क्वायर। तो ये आपका बचा 9 डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सी स्क्वायर यू की पावर 4 माइनस 4 यू स्क्वायर। तो डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से आप 4 यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है ले लीजिए, 4 यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, एंड स्क्वायर हटा दीजिए। तो ये हो गया डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2u अपॉन 3 इंटू सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस में 1। आपको एक चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपके आगे के क्वेश्चंस में भी आएंगी। देखिए वो क्या है, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर हटाती हूँ तो हमारे पास जो साइन आते हैं वो प्लस माइनस आता है, तो यानी मेरा यहाँ पे प्लस माइनस आएगा जिसका मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है। क्लियर है ये चीज।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे के कुछ क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए क्योंकि जो हमें क्वेश्चंस प्रूफ करने उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन आगे का आप जो कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें नेगेटिव साइन भी आ रहा है। वो नेगेटिव साइन यहीं से आ रहा है कि मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस माइनस का आता है, यहाँ मैंने पॉजिटिव लेके सोल्व किया है साइन, वहां मैंने किसी क्वेश्चन में नेगेटिव लेके सोल्व किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन जो प्रूफ करना है वो उसी तरीके से प्रूफ होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने साइन लिया है, आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। दूसरी चीज है जो मैं आपको इसी क्वेश्चन में क्लियर कर देती हूँ, वो ये चीज है, यहाँ तो डी और डी क्लियर ही शोर हो गया है। आगे के कुछ क्वेश्चन से मैंने कुछ वैल्यूज ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म बनाई है ताकि इंटीग्रेशन ईजी हो, ठीक है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ना। तो यहाँ से डी ओवर डी थीटा हो चुका है 2u/3 इंटू सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1। वैल्यूज को सेपरेट कर लीजिए, यू और थीटा की तो कोई वैल्यूज है नहीं, कॉन्स्टेंट है यू की वैल्यूज में। तो ये हो गया 2/3 डी थीटा इज इक्वल टू डी यू अंडर रूट सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन कीजिए, आपने समाकलन पढ़ा होगा dx अपॉन में अंडर रूट x अपॉन dx ओवर x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। किसका समाकलन होता है? सेक इनवर्स का होता है। यहाँ सी यू का होल स्क्वायर इसी की फॉर्म में, सी एक कॉन्स्टेंट वैल्यूज है तो आपका इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू सेक इनवर्स सी यू प्लस में सी टू। वहां से जब आप a कॉमन ले लोगे तो यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बन जाएगा, यही आएगा वापस से, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वहां से आप a कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर ए की फॉर्म में बाहर आएगा, यानी 1 अपॉन यू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फॉर्म यही बनेगी, क्लियर ना। अब स्टार्टिंग में देखिए u बराबर क्या है 1 अपॉन सी, जो एंगल है मेरा वो थीटा क्या है 0। यहाँ u बराबर 1 अपॉन सी पुट कीजिए, सी से सी कैंसिल, सेक इनवर्स 1 किस पे आती है वैल्यू 0 पे, यानी ये तो हो गया 0, थीटा भी 0, ये भी 0, तो C2 क्या हो चुका है 0, ठीक है। तो समीकरण 2 में ये वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पे C2 की, C2 0, 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू सेक इनवर्स CU। यहाँ से CU क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा अपॉन में 3, u क्या होता है 1 अपॉन r होता है, यहाँ पे 1 अपॉन r करोगे और सेक को इधर लेके आओगे, r को उधर ले जाओगे, तो ये हो गया r इज इक्वल टू सी कोस 2 थीटा अपॉन में 3। ये मुझे सकेंद्र कक्ष का पथ सब प्रूफ करना था, ये हो गया मेरा सकेंद्र कक्ष। अब दूसरा टाइम है, यहाँ देखिए आप, हमें पता है आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी किसके बराबर होता है? एच के बराबर होता है, जहाँ मेरा एच कांस्टेंट है, क्लियर है। आर स्क्वायर का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया सी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 3 डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू एच। जब मेरा आर बराबर सी है तो एंगल क्या हो जाएगा थीटा 0 आएगा, यहाँ पे पुट करके देखिए आर बराबर सी, सी से सी कैंसिल आउट है, कोस इनवर्स 1 किस पे आता है 0 पे आता है, क्लियर है, थीटा बराबर। और जब मेरा r बराबर 0 यहाँ पे पुट करूंगी, तो यहाँ पे r बराबर 0 पुट करके देख लेना, आपको थीटा क्या मिलेगा 3π/4, क्योंकि यहाँ पे थीटा π/2 आएगा, क्लियर है। और 2/3 है तो मल्टीप्लाई करके 3π/4 है। तो इस लिमिट के साथ इसका इंटीग्रेशन कीजिए वैल्यूज को सेपरेट करके। तो ये टाइम तो हो गया 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है 0 और हमें टाइम t समय बाद की ये मूल बिंदु पे आ जाएगा कण, हमारे ये प्रूफ करना है। तो टाइम के लिए लिमिट होगी 0 to 2h dt, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया है, थीटा की लिमिट होगी 0 से 3π/4 कोस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 3 इंटू डी थीटा। ना अब मैंने मान लिया कि 2 थीटा अपॉन 3 क्या है 5 है, तो यहाँ से डी थीटा क्या हो जाएगा 3/2 d5। अब चूंकि थीटा के फंक्शन को फाइ में चेंज किया तो लिमिट भी आपकी फाइ में चेंज होगी। जब थीटा बराबर 0 है तो फाइ क्या हो गया 0, थीटा बराबर 3π/4 है तो फाइ बराबर क्या आ गया π/2। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 0 to 2h dt इज इक्वल टू 3c स्क्वायर बाई 2 0 to π/2 कोस स्क्वायर फाइ d5, यानी 3c स्क्वायर बाई 2 कोस स्क्वायर फाइ के कोस 2 में फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस कोस 2 अपॉन 2 d5 कीजिए। इसका समाकलन ये हो गया 2 तो बाहर 3 स्क्वायर बाई 4 5 प्लस साइन 2 अपॉन 2, लिमिट होगी 0 से π/2 और ये हो गया एच टी, लिमिट पुट करने पर t मिलेगा ना। अब इसकी लिमिट पुट कर दीजिए, यह 5 की जगह π/2, यहाँ 5 की जगह π/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 है, ये 0 लोअर लिमिट 0 है, तो ये क्या हो गया 0। ओवरऑल आपका क्या बचेगा 3c स्क्वायर बाई 4 इंटू π/2। देखिए अभी हमने
लास्ट में हमने h की वैल्यूज हमने निकाली थी। जो h की वैल्यूज मेरी आई थी वो हमारी h की वैल्यू क्या आई थी, 9 म्यू आई थी। यहाँ पर h का मान पुट कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट म्यू टी इज इक्वल टू, ये होगा 3 पाई सी स्क्वायर अपॉन में 8। 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी t क्या हो गया, t इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर अपॉन में 8 अंडर रूट म्यू। ये हमें प्रूफ करना है, यानी इतने समय पश्चात जो मेरा कण है वो मूल बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से सोल्व हो रहे हैं लगभग सारे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसी भी क्वेश्चंस में। और जो जो हमने वैल्यूज़ के लिए किया है वो मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट करके वो समझा दूँगी, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आज सेंड करूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके कल सेंड करूंगी, आप लोग कर लेना। और फिर भी कोई डाउट होता है मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, और इसके साथ किसी भी क्वेश्चंस में तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर समझा दूँगी, ओके ना।